ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला है और अपने मेडिकल के वसी तजर्बे की बिना पर आप इंशाअल्लाह ताला हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपका दोबारा से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। जज़ाकल्लाह खैर, आपके जो इब्तिदाई कलमात थे, आपने जैसे जिक्र किया गैरिज़न एकेडमी फॉर गर्ल्स के बारे में, तो आज़म गैरिज़न से मैंने खुद अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा उस जगह से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली दफ़ा कि मैं वहाँ के कुछ लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सक रहा हूँ। और मैं इस बारे में मिस सादिया तारिक का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं इस चीज़ को आपके सामने कुछ पेश कर सकूँ। बेसिकली ये सारा जो कोविड की वजह से चीज़ें शुरू हुई, तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बुरी शुरू हुई, वहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी हुई कि लोगों ने ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले हम लोग साल में 2 दफ़ा जाते थे उसको करने के लिए कैंप पाकिस्तान में, लेकिन अब जो है वो हम लोगों ने सोचा कि इसको ऑनलाइन हम कुछ चीज़ें शुरू कर दें ताकि लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और थ्रू आउट द ईयर ये सिलसिला चलता रहे। तो मैं ये एक यानी ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर इतवार के दिन मैं वेबिनार करता हूँ जिसमें मेरे अलावा बहुत सारे और कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। जैसे कल से इतवार है, तो उसके ऊपर हम जो कल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्लीप एपनिया होगा। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट सेशन ऑल्सो। इसी तरह लिंक आपको मिल जाया करेगा और आप उसको यानी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इतवार के दिन फ्री कंसल्टेशन क्लिनिक्स भी रन कर रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली सब लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं। मैं खुद करता हूँ और मेरे कोलीग हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे कंसल्टेंट, वो करते हैं। तो इस तरह एक सिलसिला चल रहा है ताकि लोगों के लिए जो भी हम प्रोवाइड कर सकें यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान के लिए वो हम कर सकें जिस दर्जे के अंदर, और अल्लाह ताला उसको कबूल करे। तो यानी बगैर किसी फर्दर डिले के ये कुछ तमहीदी कलमात थे जो मैंने कहे। जो टॉपिक मेरा आज है वो ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज हर फैमिली के अंदर हर जगह पे लोगों को इससे साबका पड़ता है और वो इसके बारे में एकदम से यकीनन परेशान होते हैं लोग जिनको इसके बारे में इल्म नहीं होता। अगर मैं अपनी मैं डॉक्टरी प्रोफेशन से पहले की ज़िंदगी में चला जाऊँ तो मुझे भी याद पड़ता है कि मुझे एक बार चोट लगी थी और मुझे खून निकलना शुरू हो गया था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस तरह की बहुत सारी इमरजेंसीज़ घर में होती हैं, तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपके ज़हन में जो भी सवालात हों, टाइम बहुत होगा हमारे पास, कोई इसमें इशू नहीं है, तो जो भी आपके सवालात हों उसको मैं इंशाअल्लाह जवाब देता चला जाऊँगा। और तो पहला जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो वो आज जो टॉपिक्स हैं वो अ, ये हैं कि ब्लीडिंग। अब मैं उसको तफसील से जाऊँगा हर टॉपिक के अंदर बाद में। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, कोलैप्स, फिट्स एंड सीजर्स, मतलब आदमी को दौरा पड़ जाना किसी वजह से, शदीद दर्द होना किसी जगह पे, हार्ट अटैक और यानी काफ़ी कॉमन है और बहुत अलार्मिंग होता है, स्ट्रोक जिसे हम फालिज कहते हैं, डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टांग में एक टांग का सूजना किसी वजह से और फिर उसके बाद सांस का खराब हो जाना, वो भी एक वजह बन जाती है। चोकिंग, कोई चीज़ खाते हुए आदमी के हलक में फंस जाती है, उसको कैसे हम डील करने की कोशिश करते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये अनकॉमन चीज़ है लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया इस टॉपिक के अंदर। इसमें बर्न्स नहीं है, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि अगर कोई बच्चा या बड़ा जल जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए फौरी तौर पे। ब्लीडिंग की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक तो ब्लीडिंग होती है जिस्म के किसी हिस्से से खून का निकलना, किसी को चोट लग गई, खून निकलना शुरू हो गया। एक होता है कि खांसी के अंदर खून का आना, जिसे हेमोप्टिसिस कहते हैं। एक होता है कि पेशाब में खून का आना, जिसे हम यूरिया कहते हैं। एक होता है पखाने में खून का आना। अ, ये सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ जगहों पे खून का आना जो है, पहली बात तो ये कि ये एक अच्छी अलामत नहीं है और इसको पूरी तौर पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अ, पहली चीज़ मैंने इसलिए रखी है सामने क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि ओहो हमने कोई गर्म चीज़ खा ली थी इसलिए ये खून आ गया हमारे पेशाब में या पखाने में और ये कोई ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए।
बल्कि उसके लिए किसी जो फील्ड का स्पेशलिस्ट हो उससे डिस्कस करना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको आप शुरू ही में कैच कर लें तो उसका इलाज जो है वो बिल्कुल मुमकिन होता है, लेकिन अगर आप उनको छोड़ दें तो वो इलाज जो है वो मुमकिन नहीं होता बाद में, और वो चीज़ फैलती चली जाती है। तो ये चीज़ें यानी जो मेरा बेसिक मैसेज है इस ब्लीडिंग से रिलेटेड, वो ये है कि आपको कभी भी खून आए जहाँ से आपको खून नहीं आना चाहिए, और आप उसके बारे में कभी उसको लाइटली ना लें, बल्कि फौरी तौर पे उसके ऊपर आप डॉक्टर से मशवरा करें। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में एज़ अ यूरोलॉजिस्ट मैंने बारहा देखा है कि लोगों ने एक दफ़ा खून आने को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद जब वो हमारे पास आए 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि भई वो हमें एक दफ़ा पहले भी खून आया था लेकिन हमने तो सोचा कि ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। तो उस वक़्त तक उनका कैंसर जो था वो मसाने से या गुर्दे से या जो जहाँ भी वो कैंसर डायग्नोज़ हुआ बाद में, वो वहाँ से आगे फैल गया। ये अच्छा, ये तो हो गया जो कि खून का आना। दूसरा ये होता है कि जब चोट लगती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसके अंदर आदमी एक बहुत अलार्म हो जाता है कि अब इस खून को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो बिल्कुल यानी आपके लिए एक बहुत ईज़ी टिप है जो कि हम एज़ अ सर्जन्स ऑपरेशन के दरमियान भी यूज़ करते हैं। उसे हम लोग कहते हैं कि अप्लाई द प्रेशर। आप किसी भी जगह पे खून अगर निकल रहा हो, पहले तो उस जगह को देखेंगे खून कहाँ से निकल रहा है। कभी वो हाथ आपके बाजू से निकल रहा होगा, कभी पेट से, कभी सीने से, कहीं से भी निकल रहा हो खून, उस जगह को एक्सपोज़ कर लें फौरी तौर पे। और आपके पास टिश्यू पेपर हो, रुमाल हो, दुपट्टा हो, जो भी चीज़ आपके हाथ में आती हो, उसको वहाँ रखकर अपने अंगूठे से उसको प्रेस कर दें। कम से कम 3 से 4 मिनट तक प्रेस करें, उसको उठा-उठा के ना देखें कि खून रुका है कि नहीं रुका। आम तौर पे 3 से 4 मिनट में अगर जो छोटा-मोटा खून होता है, ब्लीडिंग होती है, वो रुक जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म रखा है बॉडी के अंदर कि वो शरियानों को स्पैज़म में चली जाती हैं शरियानें। स्पैज़म का मतलब ये है कि शरियानें खुद से टाइट हो जाती हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट उस जगह पे आप प्रेशर रखें। कितना भी ब्लीडिंग होगी, वो आपको 3 से 4 मिनट में वो स्टॉप हो जाएगी। लेट्स से कि आपने 3-4 मिनट के बाद फिर हाथ हटाया, अंगूठा हटाया और वो फिर भी उसी तेज़ी से हो रही है, आप फिर प्रेशर रख दें और अब आप उसको जो है ना किसी जिसे कहते हैं फर्स्ट एड चाहिए आपको, किसी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है या कहीं और जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई किसी वजह से आर्टरी कट हुई है, जो कि मेन वेसल होती है किसी जगह की, तो वो शायद उस अरसे में क्लोज़ ना हो, तो उसको फिर फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, वरना आम तौर पे इस तरह की चीज़ों से वो ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाती है। ये तो हो गया ब्लीडिंग से ताल्लुक। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर पखाने में या पेशाब में खून आता हो तो उसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं ज़ोर देता हूँ कि आप अपना मशवरा जो है वो किसी मेडिकल प्रोफ़ेशन के आदमी से करें। मोहल्ले में हमसाये से, रिश्तेदारों से, ख़ानदान वालों से मशवरा ना करें। क्योंकि उसमें होता ये है कि हर एक के अपने-अपने ख़्यालात होते हैं, उसके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि फलाँ ने ये किया था तो ये हो गया था। देखें, उसकी कोई साइंटिफिक ग्राउंड्स नहीं होंगी और आखिर में प्रॉब्लम ये होगा कि सफ़र आप खुद करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप मेडिकल प्रोफ़ेशन वालों से मशवरा करें और उनसे ये पूछें कि भई हमारे साथ ये हो रहा है, अब हम क्या करें? वो आपको जो है सबसे बेहतर मशवरा दे देंगे और उसके बाद आप उस पे अमल करना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। तो ये चीज़ यानी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको यानी जो आम खून के निकलने का उसका ज़िक्र किया था कि प्रेशर से आप रोक सकते हैं। ये एपिस्टेक्सिस है, नक्सीर का फूट जाना बहुत कॉमन है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है और आदमी जो एकदम से अलार्म हो जाता है फिर से। तो आपने जैसे इस तस्वीर में देखा कि आपने इसको जो है वो अगर बच्चा है छोटा-सा तो उसको अपनी गोद में बिठा लिया, उसकी सर को आगे की तरफ झुकाया और उसके बाद उसकी नाक को प्रेस कर दिया, जिस तरह दिखाया गया तस्वीर में। इससे जो होगा उसको लिटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस करके रखें 3 से 4 मिनट तक, इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और अगर बार-बार किसी को नक्सीर फूट रही है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मैं आपको प्राइमरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स बता रहा हूँ, जिस किस तरह आपने डील करना है। मैं उसकी हर चीज़ की डिटेल्स में नहीं जा सकूँगा इस टाइम के अंदर, लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि इसको कंट्रोल कर लें और ये इंशाअल्लाह सेटल हो जाएगा। फिर अगर किसी को सीने में दर्द होता है, अब वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, किसी को अचानक दर्द शुरू हो गया, अब उसमें वजूहात कई हो सकती हैं। अब उसमें यानी लोगों के दिल में एकदम से ख़्याल ये आता है कि शायद ये हार्ट अटैक ना हो गया हो, खुदा ना ख़ास्ता। तो ज़रूरी नहीं कि हर सीने का दर्द जो हार्ट अटैक ही होता हो। हार्ट अटैक की मैंने कुछ अलामतें आपके सामने रखी हैं
क्या एक तो आपको ठंडे ठंडे पसीने आएंगे, यानी हालांकि कमरा जो है बिल्कुल मुनासिब टेम्परेचर का होगा, लेकिन आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। आपके सीने में दर्द होगा, जैसे दबाव सा महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा। सांस रुकता हुआ महसूस हो सकता है आपको। आपका ये दर्द जो है वो गर्दन में जा सकता है, आपके उल्टे शोल्डर में जा सकता है, क्योंकि जो खून जो रग सप्लाई करती है हार्ट को, वो उन हिस्सों को भी सप्लाई कर रही होती है। अगर ये सब इनमें से एक अलामतें या एक से ज्यादा अलामतें मौजूद हैं आपके अंदर, तो फिर हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा हो। कभी कभी हार्ट अटैक पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द की वजह से भी यानी उसकी अलामत होती है कि पेट के हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, जो कि 100 में से 10 लोगों को इस तरह हार्ट अटैक शुरू होता है। तो अगर ऐसी चीजों में अगर आपको कोई अलामत है, खासतौर पे सीने के दर्द के अंदर, तो जो पहली फर्स्ट एड है, जो पिछले दिनों हमने एक प्रेजेंटेशन की थी एक कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से, तो उन्होंने कहा था कि 300 मिलीग्राम की एस्प्रिन, आपके घर में बेबी एस्प्रिन होती हैं, वो आमतौर पे 81 मिलीग्राम की अवेलेबल है पाकिस्तान में। तो उसकी अगर 300 मिलीग्राम की है तो एक गोली चबाकर या पानी में घोल के पी लें, तो और अगर 81 मिलीग्राम की है तो उस हिसाब से तकरीबन 3 से 3.5 गोलियां आप एक साथ ले सकते हैं, पानी में घोल के या चबा के। ये ध्यान में रखिए कि ये फौरी असर करेगी, और उसकी वजह से जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो हो सकता है कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए, लेकिन आपको मेडिकल एड लेनी होगी इसके अंदर। ये ना सोचिएगा कि दिल का दर्द था, मैंने ये इलाज कर लिया, अब ठीक हो गया। ये सिर्फ वो टाइम है जो कि हम किसी तरह गेन करना चाह रहे हैं जब तक आप अस्पताल में नहीं पहुंच सके। तो एस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत अहम है। अ, आजकल एस्प्रिन का जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको एक और चीज यहाँ बताता चला जाऊं कि इत्तेफाक से मैं भी कोविड-19 से सफ़र किया था। मेरी वाइफ तो बल्कि इस हद तक सफ़र किया था कि वो अस्पताल में दाखिल हो गई थी और आईसीयू में रही हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमने ये जो रिसर्च की इसके ऊपर खुद से, वो ये भी देखा बाद में, और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया भी, कि एस्प्रिन बहुत वाइटल है। अगर किसी को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, और आजकल कोविड जो है वो फैला हुआ है हर जगह पे, तो एक 81 मिलीग्राम की एस्प्रिन आप लोग, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मिसाल अगर किसी को मैदे में तेजाबियत या मैदे में अल्सर है, तो वो इस्तेमाल ना करें। वरना एक 81 मिलीग्राम की एस्प्रिन आप सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के साथ पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इंशाअल्लाह आपके लिए फायदेमंद होगी। ये सिर्फ कोविड की के बचाव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वक्ती तौर पे। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो फिर आपको अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाइएगा। ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत अनकॉमन है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर किसी को हो तो उसमें उसको तवज्जो देनी चाहिए फौरी तौर पे। और कभी कभी होता यह है कि होती है लेकिन पता नहीं लगता कि क्या हुआ। आप लंबे लंबे सफर से आए हैं, उसके बाद खासा पे खवातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर टेबलेट्स लेती हैं, उनके अंदर ये चीज ज्यादा कॉमन है कि सफर के बाद एक टांग का सूज जाना, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है। और ये टांग का सूज जाने का मतलब ये होता है कि अगर दोनों तरफ टांगे सूजे तो उसकी डिफरेंट अलामत, उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं, लेकिन एक टांग का सूजना उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। उसमें पहली चीज हमारे जहन में आती है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी खून का जम जाना रगों के अंदर। जैसे दिखाया गया यहाँ पे कि खून जो है वो यहाँ पे जम गया। अब ये खून यहाँ से ट्रेवल करता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और ये फाइनली दिल से होता हुआ फेफड़ों में पहुंच जाता है। ये फेफड़ों में पहुंच गया, और यहाँ पे इस हिस्से को उसने जो है वो काम करने से रोक दिया। जब ये होता है तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये एक जानलेवा सूरत हाल होती है। इसमें भी सांस फूल जाता है एकदम से, जो है आदमी जो है वो सीने में दर्द महसूस करता है। और उसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि आपको पता लगेगा कि सफर करके लोग आए हैं, इसकी वजह से ये चीज शुरू हुई है। एक और चीज जो बड़ी अहम है कि अक्सर हम लोग अपने बुजुर्गों की टांगे दबाते हैं। आम दिनों में दबाने में कोई हर्ज नहीं है जब वो नॉर्मल अपने हालात हों उनके, लेकिन अगर वो सफर करके आए हों तो फिर कोशिश करें कि कुछ अरसे तक उनकी टांगे ना दबाएं, क्योंकि उसमें ये इम्कानात बढ़ने का अंदेशा होता है। ये एक एहतियाती तदबीर अपने ज़हन में रखिएगा। इसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फिर हम आते हैं सीजर्स, यानी जब दौरा पड़ जाना किसी वजह से। अब ये बहुत अगेन यानी मुझे याद है कि एक दफा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ा था, तो उस वक्त मुझे इस चीज का बिल्कुल नहीं था, और एक आदमी हमारे साथ वाली सफ में था, उसको जो है ये दौरा पड़ा। तो उसमें आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि स्टे काम एंड चेक द मेडिकल आईडी। उसको मतलब देखें कि आप कोई बहुत ज्यादा वो ना करें। उसके पास अगर कोई नुकीली चीजें हैं, मिसाल तौर पे मेज का कोना है या कुर्सी ऐसी है या कोई ऐसी चीज है जिससे वो टकरा कर अब उसको तकलीफ हो सकती है, तो फौरन वो वहां से हटा दें। और कोशिश ये करें कि
उनको उनके साइड पे लिटा दें, लेकिन मेक श्योर कि उससे उनका सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट ना होने पाए। और कोई भी चीज़ उनके मुँह में ना डालें, उनको पानी या शरबत या चाय या कुछ भी चीज़, दूध वगैरह कुछ ना दें, क्योंकि उससे उनके सांस में जब वो की नाली में वो चीज़ें जा सकती हैं और उसकी वजह से उनका यानी सांस लेने में और मुश्किल पैदा होगी। और उनको रोके नहीं, किसी चीज़ से बांधे नहीं कि भई इसको दौरा पड़ा तो उसको रोक दें, ऐसा ना करें। और फ़ौरन मदद के लिए कोशिश करें, किसी को या तो मोबाइल फ़ोन पे किसी को बुलाएँ या किसी एम्बुलेंस को कॉल करें। अगर वो दौरा पहला था तो वो वक़्त के साथ-साथ खुद ही सेटल हो जाएगा और दोबारा वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। यानी अगर ये बार-बार हो रहा है, और अगर ये पहली दफ़ा दौरा हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये चीज़ यकीनन एक अलार्मिंग होती है पहली दफ़ा होने की शक्ल में, तो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप काम रहें, उसके पास से हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को हटा दें फौरी तौर पे, उसको उसके साइड पे लिटाने की कोशिश करें, अगर लिटा सकते हैं कंफर्टेबली। लेकिन ये मेक श्योर कि उसके साँस की नाली को बंद ना करें और उसको उसके मुँह में कोई खाने-पीने की चीज़ ना डालें बिल्कुल भी। चमचा या ये इस तरह की कोई चीज़ खाली कि अभी ज़बान काट लेगा, कोई बात नहीं, अगर काट भी लेगा तो वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाती है ज़बान बाद में। और उसके हाथ-पाँव बाँधने की भी कोशिश ना करें कि रोज़-रोज़ झटके मारा, पता नहीं क्या हो गया इसको। और खुदा न खास्ता, और इसको ये भी ना कहें कि इसके ऊपर जिन आ गए हैं। ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे यहाँ यानी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है बाद में। अगर कोई आदमी किसी वजह से कोलैप्स हो गया है, अचानक चलते-चलते या बैठे-बैठे उसका आप लगे कि चेहरा जो है पीला हो रहा है और वो उसको चक्कर से आने लगे हैं, तो उसको ज़मीन पे लेट जाने दें। फिर उसको कोशिश ना करें कि वो बैठा रहे या कुर्सी पे उसको आप सपोर्ट करें कि नहीं-नहीं ये तो ठीक है, सब कुछ सही है। उसको फ़ौरन ज़मीन पे लिटा दें। अगर वो लेटना चाह रहा है तो और भी अच्छी बात है। और थोड़ा-सा जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है कि टाँगों को हल्का-सा उठा लें। तो खून जो टाँगों में होगा वो कम से कम जिस्म की तरफ जाएगा। आम तौर पे ये डिहाइड्रेशन की वजह से, किसी वजह से, दर्द की वजह से ये चीज़ होती है। कोई अचानक खबर आपने सुनी, उसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो ये लेटने से दिमाग में खून का दौरान बेहतर हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ रिकवर हो जाती है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर वो काफ़ी देर तक आदमी रिकवर नहीं, काफ़ी देर से मुराद ये है कि अगर वो 3, 4, 5 मिनट तक रिकवर ना हो तो फिर आपको उसके लिए अगला स्टेप करना चाहिए। ये मैंने रिकवरी पोज़ीशन दिखाई है आपको कि उल्टे हाथ पे, मैं इसकी अगली स्लाइड में ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा कोई सूरत-ए-हाल हो कि मरीज़ यानी बेहोश हो गया और आप उसको दोबारा हिलाने से होश में नहीं लेके आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको रिकवरी पोज़ीशन में ले जाएँ। आप उसके लेफ्ट साइड पे जाएँ पेशेंट के या मरीज़ के, और उसको आप आहिस्ता-आहिस्ता अ, टिल्ट करके लेफ्ट को करें, जिस तरह मैंने तस्वीर में दिखाया, इस तस्वीर में। उसके हाथ को राइट एंगल पे कर दें, इस हाथ को आप अपनी तरफ पुल करें। एक हाथ से उसको जो है ना, एक उसके हिप पे हाथ रखें और एक उसके हाथ जो है हाथ से पकड़ें और फिर उसको अपनी तरफ पुल करें। एक सिंगल हैंडेडली ये काम हो सकता है। तो ऊपर हाथ भी राइट एंगल पे आ जाएगा और नीचे टाँग भी राइट एंगल पे आ जाएगी और इस पोज़ीशन में इसको छोड़ दें। इससे ये होता है कि ज़बान जो है वो पीछे गले में नहीं जाती और उसकी वजह से साँस जो है वो नहीं रुकता। ये रिकवरी पोज़ीशन इसे कहा जाता है। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको रिपीटेडली देख सकते हैं। आप घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, ताकि ये आपको एक एक इसके बारे में एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। एब्डोमिनल पेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता रहता है और लोग यकीनन उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ें जो है ना आपके सामने लिखी हैं, मैं उसकी ज़्यादा तफ़सील में नहीं जाना चाहता। कि पेट में दर्द, हर पेट का दर्द अपेंडिक्स नहीं होता, हर पेट का दर्द जो है वो पित्ते की पथरी नहीं बोलती, हर पेट के दर्द के अंदर गुर्दे की पथरी नहीं होती। अपेंडिक्स का दर्द जो होता है वो नाफ के गिर्द शुरू होता है आमतौर पे, थोड़ी-सी मतली होती है, कभी-कभी उल्टियाँ भी आती हैं और वो दर्द नाफ के गिर्द शुरू होने के बाद कुछ घंटों के बाद वो राइट इलियक फोसा यानी सीधे हाथ पे एब्डोमेन के निचले हिस्से में वो चला जाता है। और फिर वहाँ पे वो रिलेटिवली सेटल हो जाता है, वहाँ पे वो मरीज़ कहता है मुझे दर्द हो रहा है। हम उसको जब देखते हैं तो कहते हैं जी हमें दर्द यहाँ पे हो रहा है। जब हम पूछते हैं कि कैसे दर्द शुरू हुआ था, तो वो बताता है कि जी शुरू तो यानी नाक के गिर्द हुआ था लेकिन बाद में यहाँ पे आ गया है। तो इसका गालिब इम्कान है कि ये अपेंडिसाइटिस होगा। बहरहाल आप उसको अस्पताल लेके जाएँगे, वैसी इमरजेंसी नहीं है जिसके अंदर कोई इमीडिएटली आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत है। कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ को आप घर पर अगर कुछ देना हो तो सिर्फ़ पानी दें। उसको खाना ना दें, उसको डबल रोटी ना दें, उसको बिस्किट ना दें, क्योंकि
अगर किसी का अपेंडिक्स में ऑपरेशन करना होगा तो 6 से 8 घंटे के अगर फाका होगा तो वो बहुत बेहतर होगा उस मरीज के लिए। अगर इस चीज में आपने अगर कोई चीज याद रखनी है कि पेट के दर्द की सूरत में आप थोड़ा बहुत पानी तो दे सकते हैं मरीज को, लेकिन पानी के अलावा कुछ ना दें उसको, ताकि जब डॉक्टर देखे तो उसको आगे फैसला करने में आसानी हो जाए। गॉल स्टोन्स जो होते हैं, पित्ते की पत्थरी, यानी इसके लिए कहा जाता है कि 4 होते हैं, यानी फैट, फर्टाइल, फीमेल एंड 40। ये आमतौर पे फीमेल में कॉमन है। यूजली औरतें जो है वो थोड़ी सी वजन ज्यादा होता है उनका, फर्टिलिटी होती है, यानी उस एज में होती है जब रिप्रोडक्टिव एज होती है। और इसमें दर्द जो होता है वो पेट के राइट साइड पे ऊपर के हिस्से में होता है। वो दर्द भी शदीद होता है पहली दफा जब होता है, और बाद में जब अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर आदमी को पता लग जाता है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तीसरी चीज है जो आम तौर पे पेट में दर्द की शक्ल में शुरू होती है, वॉमिटिंग होती है, इसके साथ उल्टियां आती हैं, बहुत नौजिया होता है, पखाना रुक जाता है। तो इसमें भी ऑब्वियसली ये ऐसी इमरजेंसी है कि इसमें आप डॉक्टर को दिखाएंगे, मशवरा करेंगे, वो आपको फिर गाइड करेगा क्या करना है। लेकिन आप अगर कुछ किसी को कुछ देना हो तो थोड़ा बहुत पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मरीज को पानी की ख्वाहिश नहीं है तो पानी भी ना दें। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ खाने को कोई चीज़ मांगे तो सिर्फ पानी दें, इसके अलावा कुछ ना दें। किडनी स्टोन जो कि मेरी अपनी स्पेशलिटी है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, इसमें दर्द बहुत शदीद होता है। यानी मैंने जब ख्वातीन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लेबर पेन का से भी ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो अगर किसी को इतना शदीद दर्द होता है कि वो एकदम से यानी बेचैन हो गया और उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं, आमतौर पर ये कमर के हिस्से से शुरू होता है जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, और ये आगे की तरफ जाता है थाई की तरफ। पथरी कहीं पे भी हो, दर्द जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जो है वो कम हो जाता है, फिर शक्ल वेव की शक्ल में दोबारा उठेगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होगा, और इसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर इस और फिर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी कि मरीज जो है उसको बहुत पहले से पथरी की शिकायत थी, या अगर इस तरह का दर्द उठा है तो उसको आपने फिर लाजमी ये देखना है कि इसको पथरी की शिकायत तो नहीं है। और उसके लिए एक चीज जो यहाँ पे मैं बहुत अहम बता दूं, जो कि काफी जरूरी है, कि अल्ट्रासाउंड इस इन्वेस्टिगेशन में गैर जरूरी है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो वो सीटी स्कैन होता है, सीटी केयूबी जिसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हर आदमी जो अल्ट्रासाउंड करा लेता है। इसकी वजह यह है कि पथरी इस गुर्दे में अगर कोई होगी तो वो दर्द नहीं करेगी, या पथरी यहाँ नीचे आती है तो दर्द करती है। ये पथरी अल्ट्रासाउंड से नजर नहीं आएगी। तो आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया, आपको ये भी किसी ने कह दिया कि पथरी नहीं है, कुछ भी ठीक है जी, कोई बात नहीं, जबकि पथरी बैठी हुई उस जगह पे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड देख ही नहीं सकता। तो मेरा आपको एक, यानी जैसे हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि सीटी होना चाहिए अगर पथरी का दर्द है, और हम अपने मरीजों का यहाँ पे सीटी ही करवाते हैं। और अगर सीटी में पथरी नहीं आती है तो पथरी नहीं है, हम उसको बहुत क्लियरली मैसेज दे देते हैं कि भाई तुम्हें पथरी का दर्द तो नहीं है, दर्द की वजूहत और हो सकती हैं जिसको हम अब देखेंगे, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड यानी गुर्दे की पथरी के लिए बिल्कुल नामुनासिब इन्वेस्टिगेशन है। पित्ते की पथरी के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। तो दोनों में फर्क होना चाहिए, और ये फर्क जो है वो डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। लेकिन खुद से आप या डॉक्टर अगर आप कहते हैं अल्ट्रासाउंड करा लें, पथरी का पता लग जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे मेडिकल प्रोफेशन में भी सारे लोग यूरोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वो एक जनरल अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर किसी को गुर्दे की पथरी का दर्द है, शदीद दर्द है, अचानक उठा है, तो उसका सीटी स्कैन सबसे बेहतर होता है। सिर्फ उन लोगों का सीटी स्कैन नहीं होता, बच्चों में हम नहीं कराते क्योंकि अननेसेसरी रेडिएशन नहीं देना चाहते, और खवातीन जो को प्रेग्नेंट हो उनके लिए सीटी स्कैन ठीक नहीं है। तो ये दो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वरना हम लोग सीटी स्कैन हर एक का कराते हैं। इसके बाद अगली चीज जो है वो ग्लोकोमा है। शदीद आंखों में दर्द शुरू होता है, उल्टी और यानी मतली शुरू हो जाती है, और कुछ विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये ब्लड विजन, ये चीज यानी ऐसी होती है कि आदमी को दर्द की नौयत बहुत शदीद होती है। तो इसमें भी जो इससे एक चीज मैं मिस कर गया, सॉरी, मैं दोबारा इस स्लाइड पे आ जाऊं। यहाँ पे एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चों को, बड़ों को पेट के अंदर जब दर्द होता है, ये मैं खास तौर पे मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मिस नहीं होना चाहिए। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन का मतलब ये है कि जो टेस्टिस हैं या खसिए जो हैं वो बल खा जाते हैं, उसकी वजह से भी शदीद दर्द होता है और उसमें मरीज बेचैन हो जाता है और बहुत दफा मिस हो जाता है। वो मिस इसलिए होता है कि बच्चा जो था उसने वालदा को नहीं बताया या वालिद को नहीं बताया, कुछ शर्मा शर्मी के अंदर बताया भी तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी इतनी ज्यादा। फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो थी वो फीमेल थी, लड़का जो था वो 14-15 साल का बालिग था, उसने मुनासिब नहीं समझा कि बताना इस चीज को। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में बारहा आया है, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। हम हर यानी तकरीबन हर यानी महीने 1-2 ऑपरेशन करते हैं इस चीज के। जो सही वक्त में आ जाते हैं यानी 4 से 6 घंटे के अंदर, उनका तो इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जो लेट हो जाते हैं, कुछ 4-4 दिन बाद आते हैं, कुछ 5-5 दिन बाद आते हैं, तो वो अपना एक टेस्टिस उनका ज़ाया हो जाता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए, यानी एज़ अ माँ आप लोगों को भी पता होना चाहिए, एज़ अ बहन अगर किसी के भाई के पेट में दर्द हो रहा है, या वालिद अपने बच्चों से पूछें, क्योंकि ये चीज़ इतनी कॉमन है कि इसको नज़रअंदाज करना जो है वो यानी मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती होगी। बच्चे आमतौर पे ये नहीं कहेंगे कि हमारे टेस्टिस में पेन हो रहा है, वो आमतौर पे ये कहते हैं हमें जी अब पेट में दर्द हो रहा है निचले हिस्से में। तो आप उसकी थोड़ी-सी तफ़सील में जाके उससे ज़रा मालूमात कर लें, और अगर वो बच्चा या ये मैं बड़ों के लिए भी है कि जो मैंने सबसे बड़ी उम्र का आदमी जिसको मैंने ऑपरेट किया था, जो कि वाक़ई टेस्टिकुलर टॉर्जन निकला था, जिसको वाक़ई टेस्टिस उसके घूम गए थे, वो 44 इयर्स का था। तो ये कोई समझे कि जी नहीं ये तो बच्चों में ही होता है, बड़ों में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मैं इस यानी सरेराह बताता चला जाऊँ कि टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे यानी एडल्ट्स के लिए वो उसको जो है वो एक तरह से अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। तो दोबारा मैं उस टॉपिक पे आ जाऊँ जिस पे मैंने छोड़ा था कि जो सीवियर दर्द होते हैं आँखों के अंदर सर के हिस्से में, वो ग्लोकोमा की वजह से हो सकता है, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। और इसमें आपको नज़र आएगा जैसे आँखें सुर्ख हो रही हैं। ये वो चीज़ है जिसका मैं भी बहुत ज़्यादा आपको तफ़सील से नहीं बता सकूँगा, लेकिन फ़ौरी तौर पे आपको जो है इमरजेंसी में जाके जो आई स्पेशलिस्ट उनको देखना चाहिए और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी आँख के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर आप इसको छोड़ देंगे तो। फिर ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ़ालिज का हमला। अब आप इसको मैं इस तरह दिखाता हूँ अगली तस्वीर में, जो आपके लिए याद रखने में भी बहुत आसान रहेगा। फास्ट के नाम से याद रखें, फास्ट। ये फेस के अंदर जो है ना, वन साइड ऑफ द फेस इज ड्रूपिंग। लगेगा कि फेस का हिस्सा जो है ना एक साइड पे जो है वो थोड़ा सा ढीला सा पड़ रहा है। फिर आर्म्स जो हैं उसमें वीकनेस सी होनी शुरू हो गई है। आपको लगेगा कि हाथ उठ नहीं रहा, या उसमें बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है और कुछ अजीब सी कैफियत है। बोलने में मुश्किल पेश आएगी, या सलाइवा जो है, मुंह का लवाब जो है वो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये फेस, आर्म, स्पीच और सलाइवा। और तो आपने जो करना है उसको, यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है कि टाइम इज वाइटल। यहाँ पे अगर आप उस मरीज को सही वक्त पे अस्पताल ले जाएंगे तो उसकी सब की सब जो बुरे इफेक्ट्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको डिले कर दिया तो वो हमेशा के लिए अपाज हो जाएगा और उसके लिए बहुत मुश्किल होगी बाद में अपने आप को रिकवर करना। तो ये जहन में, अपनी स्लाइड को जहन में रखिए, इसको याद रखना भी आसान है, फास्ट के नाम से, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। और इसमें इंशाअल्लाह यानी यकीन अगर किसी को आपने देखा है ऐसी सूरत में आते तो फौरी तौर पर उसको उसकी जरूरत है। यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्किमिक अटैक। ये तो हो गया ना फालिज का हमला। एक होता है TIA, ट्रांजिएंट स्किमिक अटैक। वो पूरी तरह पेशेंट फालिज का हमला नहीं होता, लेकिन आदमी बेहोश सा हो जाता है, उसको समझ आता है कि कहाँ है वो भी लाजमी है कि उसको आप जो है वो आप जो है इसको फौरी तौर पर अटेंड करें और देखें कि क्या इसका होना चाहिए। डॉक्टर को मशवरा करना चाहिए, जिसे ट्रांजिएंट TIA हम कहते हैं। ये मैंने फर्स्ट एड टिप्स फॉर बर्न्स लिख दी हैं। ये मैं आपको यानी आपके सामने दोहरा देता हूँ कि जब किसी का हाथ, पाँव, कहीं जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उसको रनिंग वाटर से कम 10 से 20 मिनट, मैंने ये मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ जगहों पे 10 मिनट लिखा है, कुछ जगहों पे 20 मिनट लिखा है, लेकिन ठंडा पानी ना हो, बर्फ ना हो, रनिंग वाटर हो, 20 मिनट तक उसके अंदर आप रखें अपने हाथ को। और उसको आप किसी भी यानी
स्टेराइल ड्रेसिंग, जो भी अगर कपड़ा जला था और वो चिपक गया तो उसको हटाने की कोशिश ना करें, वो आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। कोई उसके ऊपर वैज़लीन, बटर, ऑइंटमेंट ना लगाएँ, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और अगर वहाँ पे छाला बन गया है तो उसको ब्रेक ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग वहाँ पे रखी हुई है। उसको ब्रेक करने में नुकसान ये होगा कि वो जगह इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो अगर ब्लिस्टर बन गया है तो उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, खुद से वो टूट जाता है या फट जाता है तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा दर्द की दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पैरासिटामॉल को मैं समझता हूँ बहुत सेफ है। मैं ब्रूफेन को, वॉल्ट्रॉल को और नेप्रोक्सेन, ये सब दवाइयाँ जो बहुत काउंटर पे अवेलेबल हैं हर जगह पे, वो गुर्दे पे असर करती हैं। और किसी के अगर गुर्दे के, ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता कि हमारे गुर्दे की कैफियत इस वक्त क्या है या हम किस वक्त इसका हमारे ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। तो मैं पैरासिटामॉल को या पैनाडोल को या कैलपॉल को, जो भी आप उसका नाम वहाँ पे आप जानते हैं, उसको आप ले सकते हैं। और ये आम दर्द के लिए भी मैं इसी को रिकमेंड करूँगा कि 2 गोलियाँ दिन में 3 से 4 दफ़ा तक ली जा सकती हैं। तो ये बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत सेफ है और किसी किस्म का इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये मैंने बर्न्स के ऊपर एक आपको एक स्लाइड दिखाई है, तो इसमें कोशिश करें कि पानी से उसको धोते रहें और उसके ऊपर अगर कोई ड्रेसिंग अगर आप लगा सकते हैं ऐसी जो कि उस पे चिपके नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कपड़ा जल गया है और उसमें चिपक गया है या कोई और चीज़ चिपक गई है तो उसको छोड़ हटाएँ नहीं, उसको वहीं रहने दें और ब्लिस्टर को आप तोड़ें नहीं। चोकिंग, ये खाते हुए अचानक सांस की नाली में कुछ चीज़ चली जाती है, तो इसे हम लोग इसका साइन जो है वो टिपिकल यही है कि जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसमें आपको ये साइन है यूनिवर्सल के, एक आदमी गला पकड़ता है अपना, तो आपने उसके पीछे खड़े होके अपने फिस्ट को ऐसे बनाना है और इससे उसको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो जो खाने की सांस की नाली में कोई चीज़ आई हुई होगी तो निकल जाएगी। ऐसे प्रोसेस आप 3-4 दफ़ा तक कर सकते हैं। जैसे लिखा हो कि मेक अ क्विक हार्ड मूवमेंट इनवर्ड एंड अपवर्ड, ये इसका कोशिश होगी। हो सकता है कि इससे वो सांस की नाली से ना निकले, तो फिर आपको इसको लिटाना पड़ेगा और उसके फिर सीपीआर जिसे हम लोग कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये इमीडिएट स्टेप है जो आप कर सकते हैं। और ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी है कि बच्चों को खास तौर पे चीज़ कॉमन होती है कि वो चीज़ खा ली, तो आप उस बच्चे को टाँगों से पकड़ के उल्टा कर दें और कमर को ज़ोर-ज़ोर से हिट करें, तो उससे वो चीज़ निकल जाती है। यानी बच्चों को उठा के उल्टा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ऐसा यानी करने में आसानी रहती है। ये एक और जो ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ख़वातीन जब हामिला होती हैं तो नॉर्मल जो पोज़ीशन है बच्चों की वो यूट्रस में होती है, लेकिन किसी वजह से वो वहाँ की बजाय कहीं और डेवलप होना शुरू हो जाए और अचानक वो ब्लीड करना शुरू करते हैं, तो वो ब्लीडिंग जो होती है वो कभी-कभी बहुत जानलेवा बन जाती है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल किया इसके अंदर, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता किसी को अलामात थी कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसके पेट पेट में दर्द शुरू हुआ और उस पेट के दर्द को उसने, एक तो होता है ना मामूली दर्द किसी वजह से भी होता है वो तो, लेकिन एक दर्द की नौयत ऐसी है कि वो दर्द ठीक नहीं हो रहा और बढ़ता चला जा रहा है और मरीज को जो है वो कुछ कमजोरी भी हो रही है और उसको ठंडे पसीने भी आ रहे हैं और ये पता है कि वो प्रेग्नेंट थी, तो फिर उसके लिए उसको चाहिए कि फौरी तौर पे इसकी फर्स्ट एड बताए ले और वो जाके फिर डॉक्टर को बताए और उसमें ज़रूर ये मेंशन करे कि मुझे प्रेगनेंसी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ आजकल। क्योंकि कभी-कभी ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर लोगों को पता ना हो या लोग इस बारे में जल्दी मदद ना लें और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है और साथ मैंने जो zumrush.com जहाँ से मैं क्लिनिक करता हूँ और जो मेरे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे टॉक्स हैं वो इस साइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी टॉक्स हैं जो कि फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसके बाद जज़ाकल्लाह खैर आपके सुनने का, और इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो मैं हाज़िर हूँ आपके जवाबात के लिए। ये कुछ सवालात आए हुए हैं जो मैं आपको जवाब देता जाऊं कि किसी ने पूछा है, पहला सवाल है कि काइंडली एडवाइस ऑन क्रॉनिक डायरिया पॉसिबल।
देखिए क्रॉनिक डायरिया जो पाकिस्तान में है, जो मेरा पहली प्रैक्टिस पाकिस्तान में रही है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एमीबियासिस काफी कॉमन है। एमीबियासिस के अंदर जो है वो आपको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और एक अच्छी ट्रीटमेंट लेने के बाद पानी को उबला हुआ इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इसको जो है ना, आपको चाहिए कि आपको आवाज आ रही है? हाँ, तो जी। उसमें आपको चाहिए कि जो स्टूल का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपको उस चीज बारे में ज्यादा शायद गाइड ना कर सकूं इसके बारे में। मीग्रेन के बारे में आप थोड़ा सा अगर बता दें, जो मीग्रेन पेन होती है। आपकी आवाज जो है। जी। जी जी बताएं। मीग्रेन पेन के बारे में बता दें, बहुत कॉमन इशू है मीग्रेन का। माइग्रेन, देखें माइग्रेन। माइग्रेन का दर्द जो है वो एक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत कॉमन है। उसके अंदर जो इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं उनसे आदमी को सिग्निफिकेंटली अवॉइड करना चाहिए। तेज लाइट्स हो गई, कुछ लोगों को चीज से होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि हमें किस चीज से माइग्रेन शुरू होता है। फिर इसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हमारे फैमिली में कुछ लोगों को है, उसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो उनको यूज करना चाहिए। तो वो आप इसको यानी, लेकिन ये कि इसकी अगर किसी को किसी एक खास एज के अंदर ये चीज शुरू हुई है, तो फिर इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ताकि ऐसा तो नहीं कि कोई चीज मिस हो रही हो इसके अंदर। ठीक है। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप प्लीज हाँ कर लीजिए। जी, अस्सलाम जी, मैं वालेकुम। करना चाहती हूँ। हाँ जी, जी मैं जी। करना चाहती हूँ। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या गुर्दों जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो गुर्दों पे इफेक्ट करती है? देखें, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन गुर्दों पे इफेक्ट नहीं करती। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ गुर्दों पे इफेक्ट करता है। तो एक चीज जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया इस लिहाज से, कि जिसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं, कि इसके अंदर आपको जो है वो अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या किसी को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को शुगर की तकलीफ है, तो खुदा ना दवाइयाँ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि दवाइयाँ छोड़ने से ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, वो गुर्दों को इफेक्ट करता रहेगा, और काफी तकलीफ बाद में बढ़ जाएगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को आप जो है वो बिल्कुल नहीं, गुर्दे के ऊपर दवाइयों का असर नहीं होगा, गुर्दे के ऊपर ब्लड प्रेशर का इफेक्ट होगा। और ये चीज बहुत कॉमन है कि अक्सर ये होता है कि लोग जो है अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ देते हैं, ये कहकर कि ब्लड प्रेशर तो अब ठीक हो गया हमारा, अब हमें इसकी क्या जरूरत है। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है कि इसको हम अवॉइड करें, इसको बहुत अवॉइड करें हम लोग। जी, जज़ाकल्लाह। और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी जो 11 साल की बेटी है, सुबह जब स्कूल जाते वक्त वो रोज पेट में दर्द की शिकायत करती है, और मुझे समझ नहीं, और ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर सकती, और वो पता नहीं उसको सोच के नोजिया होता है या क्या। मुझे इस बात की समझ, पहले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि इसको क्या है, वो इसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ नहीं लग रही है कि मैं इसको चेक करवाऊं ना करवाऊं, कि सुबह ये सोचने की वजह से इसको सिर्फ दर्द होती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और टेंशन से होती है, या वैसे आम रूटीन में उठे तो नहीं होती, जब बस 11 बजे उठती है तो नहीं होती दर्द। आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। आम दिनों में जब 2 महीने की छुट्टियां होती हैं पाकिस्तान में, 6 हफ्ते की, तो उसमें अगर उसको दर्द नहीं होता और उसका वजन कम नहीं हो रहा, उसको स्टूल सही आ रहा है, उसको पेशाब में तकलीफ नहीं है, ठीक है। किसी भी दर्द के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसमें मतली ना हो, उल्टी ना हो, और इसके अलावा वजन कम ना हो रहा हो। ये 3 चीजें अगर नहीं है तो इम्कान यही है कि वो दर्द जो इतना यानी सीरियस नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर उसको स्कूल की छुट्टी यानी हफ्ते के दिन या इतवार के दिन उसको दर्द नहीं हो रहा, तो फिर ये टेंशन वाला दर्द है, उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको एनकरेज करें कि, और अगर वो कोई खेल कूद में हिस्सा नहीं लेती तो उसको खेल कूद में शामिल करने की कोशिश करें, वो इसके ज्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी।
जी सर, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। अभी आपने फिट्स का बताया, तो जब किसी बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, लाइक 6 महीने के अटैक के बाद, वंस इन अ ईयर या कुछ इस तरह, उसके लिए हमें किन टेस्ट से गो थ्रू करना चाहिए? कौन से टेस्ट हैं जो हम उसे करवाएं कि हमें पता चले कि ये क्या है, फिट्स की वजह क्या है, रीजंस क्या है? मेरी बेटी है तो उसको पढ़ते हैं, 2 दफा हो चुका है उसको। जी लाइक अब वो देखिए, पहली बात 8th तो में है, तो पहले ये उसे कि क्लास। जी जी मेरी जो बच्चों के बारे में मालूमात है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि जो मेरी मालूमात में नहीं है। मेरा ख्याल है कि उसको आप किसी पीडियाट्रिशियन से मशवरा जी जी करें। कॉमन जो रीजन है फिट्स का, कॉमन रीजन जो हमारे यहाँ होता है ठीक। वो बुखार है। और बुखार अगर किसी को नहीं है और फिर भी जी उसको जी फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो एक यानी अगर किसी को जी बुखार के अंदर फिट्स हैं तो वो तो वेल नोन है, कॉमन है और उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी को बगैर बुखार के फिट्स पड़ रहे हैं तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो मैं आपको सजेस्ट ही करूंगा कि किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट से मशवरा करें जो कि इस बारे में आपको बेहतर गाइड कर सकते ठीक है। ठीक हैं। है, कोई थैंक सवाल यू। किसी ने मुझसे थैंक यू। पूछा है, ये मैं जवाब दे दूं आपको कि विच टाइप ऑफ फूड शुड बी यूज्ड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। उसमें सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या फूड इस्तेमाल करें। आपको खाने पीने में देखें ना, एक तो जनरल एडवाइस ये है कि हेल्दी फूड होना चाहिए जिसमें नमक का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि नमक हमारे जिस्म के अंदर हमें हर खुराक के अंदर मिल जाता है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वो चीजें जो कि चिकनाई और चर्बी से भरी हुई हों उनसे हम अवॉइड करना चाहिए। हमें अपनी डाइट के अंदर कुछ चीजें जो मैं डाइट से रिलेटेड आपको बताता चला जाऊँ इस मौके पे, कि मल्टी ग्रेन यूज करना शुरू करें आप। अगर आप लोग यूज नहीं करते हैं तो मेरा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी कि नॉर्मल आटे की बजाय मल्टी ग्रेन आटा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में बहुत फ्रीली अवेलेबल है, और मैं समझता हूँ, मतलब मैं हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंग्लैंड के अंदर, बल्कि उसके लिए हम ऑब्वियसली यानी यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, लेकिन एक तो मल्टीग्रेन आटा आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ब्लड प्रेशर के लिए भी, वैसे भी जनरल सेहत के लिए। दूसरा, नमक का इस्तेमाल आपको बहुत कम करना चाहिए, चिकनाई बहुत कम जी इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं जितना भी एम्फेसाइज करूँ कम है, कि वजन को कंट्रोल करें आप। क्योंकि देखें, वजन जो है हमारे जिस्म, हमारे बॉडी की यानी हमारे सबसे बीमारियों की जो जड़ है हमारे यहाँ वो वजन है। और वजन को हम लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं जैसे इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते हम लोग। और उसके अंदर सबसे कंट्रोल करने का आसान तरीका, जो मेरे ख्याल से आपने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करें। अपने खाने पीने की जो अमाउंट है ना उसको कम कर दें। अगर आप एक्टिविटी को बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम जो चीज़ आप ले रहे हैं उसको कम कर दें। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि जी वो हम तो कुछ खाते ही नहीं है, बस वजन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं होता। बॉडी रेयर कंडीशंस हैं जिसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, कि किसी वजह से अगर गर्दन में गदूद होता है, जिसे हम लोग थायराइड कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाए, जो कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, तो उसके अंदर वजन बढ़ जाता है यानी किसी और वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से 90% अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि उसकी वजन बढ़ने की वजह आपका जो पहले आपने जो इम्बैलेंस कर चुके हैं ना, मतलब आपने जिंदगी के किस हिस्से में ज्यादा खाया, कम एक्टिविटी की, और वो इम्बैलेंस आपके लिए जो है वो बाद में फिर तकलीफ की वजह बनती है। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने चेस्ट पेन का भी बताया और हार्ट अटैक का भी। तो जी जी ये जब दर्द होता है तो कितनी देर के बाद हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा एक और है कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये जो हार्ट अटैक है हमारा, या कि ये कोल्ड की वजह से चेस्ट पेन हमें हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, एक तो ये कि मिसाल के तौर पे एक 25 साल का नौजवान है जो कि सेहतमंद है, उसको एक चांसेस बहुत कम होंगे कि उसको हार्ट अटैक होगा। लेकिन अगर वही दर्द की नौयत 45 साल की उम्र के एक आदमी को है जो कि सिगरेट स्मोकर भी है, जिसको ब्लड प्रेशर भी है, जिसको जो है वो एक्सरसाइज भी नहीं वो करता, तो जिसे कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि इसको ये हार्ट अटैक होगा या कोई और चीज हो सकती है। लेकिन तो हार्ट अटैक एक इतनी सीरियस चीज होती है कि इसके अंदर अगर आपको बिलफर्ज इसका शक भी किसी के बारे में हो रहा है, तो पहली चीज तो जो मैंने आपको कहा था कि एस्पिरिन का इस्तेमाल कर लें आप। दूसरी बात ये होती है कि हार्ट अटैक का दर्द जो है वो परसिस्टेंटली रहता है, वो रहता है, वो खत्म नहीं होता। जो दर्द आता है और खत्म हो जाता है उसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। एंजाइना जिसे एक वो उसकी पहली फेज है, और हार्ट अटैक उसकी फाइनल फेज होती है। एंजाइना भी होता है कि खून जो है वो रगों में खून कम जा रहा होता है और उसकी वजह से दिल के अंदर जो है वो दर्द शुरू होता है।
आप रेस्ट करते हैं, दर्द ठीक हो जाता है। या आमतौर पे खाने के बाद आपने चलना शुरू किया, कोई वॉक करनी शुरू की तो आपके दर्द शुरू हो गया, तो ये अलामत है कि आपके दिल का जो काम है वो कुछ ठीक नहीं है आजकल, तो उसको देखने की जरूरत है। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आपने जिक्र किया वो एक तरह से बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वजन ज्यादा है, ब्लड प्रेशर है, 45 साल का आदमी है, सिगरेट पीता है, तो इसके अंदर ज्यादा इम्कान ये है कि वो उसको ये हार्ट अटैक होगा। और अगर कभी कभी ऐसे दर्द उठता है सीने के अंदर जो कि कुछ सेकंड के लिए होता है, तो वो हार्ट अटैक नहीं होगा। कॉमनली जो का क्वेश्चन जिस तरफ जा रहा है वो मुझे लगता है ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी वो हमारे सीने में दर्द हो गया। अब आप ये भी ना करें कि उसके वजह से इतने परेशान होना शुरू हो जाए कि हर दर्द को आप हार्ट अटैक समझ लें, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो की अलामतें आम दर्द के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो परसिस्टेंटली रहेगा कुछ देर के लिए, 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक रहेगा, और वो बढ़ता चला जाएगा वक्त के साथ साथ। तो ये चीजें, और फिर अगर आपको शक है, अगर आप उस कैटेगरी में आती हैं कि ब्लड प्रेशर है, वजन ज्यादा है, और बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है आपका, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उस सिलसिले में जरूर डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे अगला स्टेप क्या करना चाहिए। Sir, what about if we are taking blood pressure medicine daily basis, but still blood pressure is very high? I think that is very important that they should investigate it more thoroughly, because blood pressure, if it is not controlled, it can affect kidneys, heart, and brain. In spite of taking medication, if the blood pressure is not controlled, they have to add second medication, third medication, maybe up to fourth medication. But that has to be controlled. वो ये बात है कि अगर कहीं पे आग लगी हो तो आपको बुझाना ही पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो अगर आपका किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो मैं उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो अपने कॉम्प्रिहेंसिवली उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर आदमी इसके लिए हो सकता है वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है। उसको आप जनरल फिजिशियन को ना दिखाएं, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट ब्लड प्रेशर के बारे में आपको ज्यादा बेहतर एडवाइस कर सकेंगे। ये किसी ने क्वेश्चन करना है, कोई डॉक्टर ताहिर हैं जो मुझसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर ताहिर। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद वो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Dr. Sahab, I wanted to ask you, what are the causes of increased uric acid? देखें, यूरिक एसिड के लिए जो सबसे पहली चीज जो है वो ये कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर हम लोग गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे गोश्त खा रहे होते हैं। एक तो चीज ये हो गई कि आप यानी जो प्रोटीन इनटेक है वो काफी ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि गुर्दे के फंक्शन को टेस्ट करना चाहिए कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि कभी कभी जो है ना सिर्फ यूरिक एसिड को चेक कर लिया जाता है लेकिन गुर्दे के फंक्शन को नहीं देखा जाता। तो वो उसको मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि गुर्दे के फंक्शन को चेक करें। और अगर गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसका फिर इलाज होना चाहिए, उसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। लेकिन कोई भी चीज जो कि एबनॉर्मल हो और बार बार हो रही हो, मतलब एक टेस्ट के बेसिस पे आप डिसाइड ना करें कि आपका यूरिक एसिड या किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। कम से कम मिनिमम 2 टेस्ट हों और एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते के वक्फे के दरमियान हो। और एक चीज जो और मैं आपको बताता चला जाऊं कि हम लोग पहले टेस्ट कराते हैं, बाद में डॉक्टर को दिखाते हैं। हालांकि होना उससे उल्टा चाहिए कि पहले डॉक्टर को दिखाएं, बाद में टेस्ट कराएं। उसकी वजह यह है कि हमें जो है वो टेस्टों के जरिए पता उस वक्त लगेगा जब हम किसी को कोई पहले से बता चुके होंगे कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। यहाँ मैं एक चीज आपको और बताता चला जाऊं जो कि इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है लेकिन वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है यूरोलॉजिस्ट के तौर पे। यूरिन का टेस्ट जो है ना वो बहुत बेसिक टेस्ट होता है और आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यूरिन का टेस्ट जरूर करवा लिया करें। उसकी वजह यह है कि यूरिन हमारा एक तरह से विंडो है बॉडी की, कि उसमें जो चीजें आ रही होती हैं उससे हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो यूरिन का टेस्ट कराना जो है वो उन बहुत ज्यादा महंगे टेस्टों से बेहतर है जिसमें आपको हो सब चीजें इंशाल्लाह नॉर्मल हैं। लेकिन यूरिन के टेस्ट में अगर किसी के प्रोटीन आ रहा हो, खास तौर पे जो मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ पॉइंट, प्रोटीन आ रहा हो या ब्लड आ रहा हो, तो उसको फिर आप उस स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें और उसको दिखाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग खुद भी क्लिनिक करते हैं जो फ्री क्लिनिक है, मतलब ये जस्ट एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। तो आप कभी भी इस क्लिनिक को आप अपना वो बुक कर अपॉइंटमेंट आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं, तो बिल्कुल आपसे फर्दर इस पर डिस्कस हो सकता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग यूरिन टेस्ट कराना जो है वो बहुत बेहतर होगा किसी भी आदमी के लिए। ये डॉक्टर ताहिर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं असल में वतन ये जो एक कमेंट है मेरी तरफ से वेट के हवाले से और कुछ हमारी सोशल प्रैक्टिसेस के हवाले से, जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस फोरम में माशाल्लाह बहुत लोग हैं इस वक्त और वो ये जहाज समझ कर चीजें करें जो कि अभी मैं कहने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि हमारे माशरे में पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छी खबर होती है तो हम कहते हैं जी मिठाई खिलाएं। इस मिठाई में इतना नुकसान है जो कि मिठास और चीनी है कि ये चीज हम लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो खुदा के वास्ते ये चीज पाकिस्तान में जहाज समझ के करें और ये कभी ये चीज ही खत्म कर दे पाकिस्तान में। दूसरी चीज ये है कि हेपेटाइटिस पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारे पास जो नाई हजरात हैं वो डिस्पोजेबल उस तरह इस्तेमाल नहीं करते, और जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ जब बुलाया जाता है पहले हफ्ते में तो उसके साथ ही जो है ना उस बेचारे को कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो बराए मेहरबानी डिस्पोजेबल उस तरह पर गौर करें और नाइयों को की भी रहनुमाई फरमाएं। अगर अभी कोई एक, और ये हम माशरा अपनी खुद मुहिम, जब मैं अपने बाल कटवाने जाता था पाकिस्तान में तो मैं अपना उसका साथ लेके जाता था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसके आप लोगों को बहुत फायदा होगा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर भाई, बहुत बहुत अच्छी यानी आपने बात कही, क्योंकि वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Does insulin affect your body? Sorry, say it again. Does insulin affect your any body part? Insulin is naturally produced in the body. Pancreas is producing insulin all the time. It doesn't affect any body part. If you are taking artificially, obviously the diabetes is infecting the body parts of the body. And this is again very important thing, which I again want to emphasize. Never ever leave the medication for the reason that we have to take the medication for the rest of our life. No. If you have to take the medication, oxygen itself is a medication. We have to prescribe it to the patient when they are admitted in the hospital. Oxygen, which is available in 21% in the atmosphere all the time. Can we say that we have to stop taking oxygen because it's a medicine? No, we have to take it because it's a part of our life. So if we can't stop taking oxygen, then why we have to stop taking any other medication? The biggest problem which I face in a lot of discussions, a lot of people would talk to me, we stop blood pressure tablets, we stop diabetic tablets, we stop this tablet, we stop that tablet. Doctor, we were feeling fine, now we are having problem. Why we have stopped those medications? You should continue on the medication. If Allah Ta'ala has given you something to help the situation, why do you want to take away that help from you without any proper consultation? तो खुदारा दवाइयों को ना छोड़ें। दवाइयाँ जिस्म का हिस्सा हैं, अगर आपको जरूरत है तो वो जिस्म का हिस्सा बन जाती है, और अगर आपको उसकी जरूरत नहीं होगी तो कोई दवाइयाँ आप इस्तेमाल वैसे भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भैया दवाइयाँ इस्तेमाल? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी। डॉक्टर साहब मेरे 3 सवाल है। पहला ये कि आईज में, आंखों में जलन और इरिटेशन रहना, उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बहुत ज्यादा कम नींद या स्क्रीन टाइम ज्यादा? बच्चों में भी और इवन मुझे भी बाजुकात फील होता है। मेरा ऑलरेडी तकरीबन 4 साल पहले लेजर हो चुका है आई साइट की वजह से। तो मैं अक्सर फील करती हूँ कि मैं जैसे सुबह उठती हूँ या शाम में मुझे बहुत ज्यादा आईज में इरिटेशन और जलन बहुत रहती है। फिर मुझे होता है कि या तो मैं ठंडे पानी से फेस वॉश करूं या मैं लेट जाऊं। और दूसरा ये मेरा सवाल है कि बाज़ औक़ात मुझे बहुत ज्यादा ठंडे पसीने और नौजिया शुरू हो जाता है, तो वो मुझे उस टाइम मुझे समझ नहीं आती कि मेरा बीपी डाउन है या मेरा शुगर लेवल कम है। और तीसरा मेरा ये सवाल है, मेरी बेटी है छोटी 3 इयर्स की, तो कुछ अरसे से मैं नोट कर रही थी कि उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और वो जैसे गुस्से में ना अपनी मुट्ठियां बींच लेती है, और ये बहुत ज्यादा थोड़ा ओवरवेट भी है क्योंकि पहले हम लोग उसको फॉर्मूला मिल्क देते रहे, अभी मैं उसको फ्रेश पे लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं फील करती हूँ कि उसके अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कल रात भी वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी बंद कर लेती है, उसके बाद वो लड़ती है सबसे। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है या उसकी डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है? देखिए, पहला सवाल जो आपने कहा आंखों की इरिटेशन, तो वो उसके लिए जो आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूँ, क्योंकि हम लोग सब जो है वो
और आपने लेजर के ऑपरेशन का भी जिक्र किया, तो आमतौर पे कॉर्निया जो है ड्राई हो जाता है, और कॉर्निया को ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज मुझे खुद भी महसूस होती थी, मैंने भी यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात की, तो उन्होंने मुझे आई ड्रॉप सजेस्ट किए कि आप दिन में 2 से 3 दफा आई ड्रॉप्स डाल दिया करें। वो ड्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी सरफेस ऑफ कॉर्निया को वेट रखेंगे, उससे आपकी आंखों में जो जलन होती है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं पानी डालने से आप कुछ बेहतर महसूस करती हैं, तो वो ड्रॉप्स ऐसे होंगे कि उससे आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, इंशाल्लाह वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा सवाल आपका नौजिया है। देखिए, बड़ा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। अल्लाह ताला ने बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता रहता है। तो उसमें आप नहीं, अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रही हैं ज़्यादा, तो उससे उस चीज़ को नहीं निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं पाकिस्तान में था और ब्लड प्रेशर देखा करता था किसी अपने वालदैन का, तो जितने भी कमरे में लोग होते थे सब अपना ब्लड प्रेशर मुझे दिखा दिया करते थे, तो वो सब ठीक होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि अल्लाह ताला ने वो बॉडी का मैकेनिज्म रखा हुआ है कि वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और तीसरी, आपकी 3 साल की बच्ची जो है वो तो बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी बच्ची होगी, उसके में कोई पाबंदी ना लगाए। वो बच्चे यानी अनलेस के आपका उससे कोई छोटा बच्चा हो, वो सबसे छोटी है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि जब 3 साल या 4 साल या 5 साल के बच्चे होते हैं, उससे उसके बाद एक और बच्चा पैदा होता है जिसके ऊपर वालिदैन की तवज्जो ज्यादा हो जाती है, वो बच्चे थोड़े से अपने आप को निग्लेक्टेड फील करते हैं। लेकिन 3 साल की बच्ची इतनी छोटी है कि इसको मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको कुछ करने की जरूरत है, उसको just take it normally. I would say that like any other person who can be a little bit unhappy about certain things, try to just take it. I would say not to do anything further about it. Right. Thank you. Welcome. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम तो लगा जी मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट हैंड एंड फीट numbness and even for 10 minutes if the body stays at the same posture the hands and feet starts getting numb, so is it a symptom of a disease or what? No, it's not a symptom of a disease. It is actually what happened is that it is again a protective mechanism from nature. If you keep on sitting on a particular posture, then you feel that your one feet become numb or one leg become numb because the pressure on that nerve is there, and because of that pressure and because of this pain and discomfort, you have to move now. Similarly, when you are sleeping, you put your hands in a very awkward position. When you wake up, you find that that area is a bit numb. So again, that is part of a natural process. But having pins and needles, having numbness without any good reason, like you are sitting and doing your work as a normal routine work of the day, and you find that your one finger or little finger of the hand or index finger of the hand getting numb without any good reason, then it is something needs to be investigated. And that could be, again, because of multiple reasons it can happen, but primarily bottom line is that there's some sort of a compression on the nerve somewhere which is causing this numbness. But numbness which settles down by changing of the posture has got no implication, and inshallah that will be fine. But if it is happening without pressure, without any other reasons, then you should be looking seen by someone who can investigate it further. Agar it is in the upper arms, then the neck has got something to do with it. If it is in the legs, then back has got something to do with it. So obviously that is an individual thing, but primarily one off, two off in a particular posture has got no implication, inshallah. Okay, thank you so much. One more related question is that the excessive habit of teeth grinding. I mean, even while I'm quiet, but I feel that I'm grinding my teeth unnecessarily. So, ये क्या habit है? Yeah, I'm not sure about it. Frankly speaking, it's something which I have got a very little knowledge about it. Whether it's got any implications, I don't know, frankly speaking. Okay, no problem. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे विंटर्स में जॉइंट पेन्स या जॉइंट क्लिकिंग साउंड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फीमेल्स में तो ज़्यादा हो जाती हैं, और डॉक्टर्स नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि विटामिन डी इनटेक
ले लें, मतलब आप 15 डेज के बाद या मंथली। लेकिन मेल मतलब जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो भी उसी तरह विटामिन डी टैबलेट ले सकते हैं 15 डेज के बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी ओवरऑल हमारे यहाँ इसकी डेफिशिएंसी काफी सिग्निफिकेंट है। यानी आप ये रिसेंटली कोविड-19 के अंदर जब चीज काफी ज्यादा पाई गई, तो उसकी वजह मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक दफा आप लोग अपना विटामिन D3 लेवल चेक कर लें। लेकिन अगर आप किसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में हर टेस्ट बहुत महंगा होता है, तो आप विटामिन D3, D फॉर डॉक्टर, 3 1 2 3, ये स्पेशली आपको लेना चाहिए। और ये इसकी जो यानी डोज जो है, इट कैन बी 1000 यूनिट पर डे, लेकिन आप इससे बहुत कम लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा विटामिन डी लेना शुरू कर दें। जहाँ तक सवाल है कि क्लिकिंग साउंड्स का होना घुटने के अंदर, इट इज नॉट एनीथिंग अनयूजुअल, इट इज क्वाइट कॉमन एंड इट हैज गॉट नो पर्टिकुलर इम्प्लीकेशंस। लेकिन ये कि विटामिन लेवल्स कम होते हैं D3 के खास तौर पे, तो उसको आपको अप्रोप्रिएटली रिप्लेस करना चाहिए। मैं विटामिन लेने के एज सच फेवर में नहीं हूँ। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा कि आप विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन सी सब लेना शुरू कर दें, लेकिन कुछ विटामिन स्पेसिफिकली आजकल कोविड की वजह से हमारी बॉडी में थोड़े से जिसकी रेजिस्टेंस बेहतर करने के लिए जरूरत होते हैं, वो विटामिन सी है, यानी सी, और विटामिन D3। ये भी सिर्फ, जैसे मैंने एस्प्रिन का आपको कहा था, इसी तरह इसका भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो चीजें जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और वो आपके लिए यकीनन फायदेमंद होगी, उसमें कोई नुकसान वाली चीज नहीं है, टैबलेट्स की शक्ल में मार्केट में अवेलेबल है, वो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी जो है वो आप अबाउट हाफ या लेस देन हाफ टी स्पून विद सम ब्लैक पेपर पाउडर। ये हल्दी जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ तरह की चीजें निकलती हैं उनको ये काउंटरैक्ट करती है। इट इज वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो यानी अबाउट 2/3 ऑफ अ टी स्पून का 2/3 सुबह आप नाश्ते के साथ ले लें। तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो उसके हजम नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली उस चीज को। हम लोग कहते हैं कि जी हम हल्दी तो डेली खाते हैं, खानों में हमारी बहुत डलती है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये अपने डाइट में रखता हूँ और मैं फील करता हूँ कि उसकी वजह से बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को उससे फायदा भी हुआ। और नेचुरल चीज है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। और उसके साथ अगर आप अदरक का पाउडर आधा चम्मच मिला लें चाय का, तो वो और भी अच्छा है। तो मैंने तो बना के रख लिया अपने पास और मैं रेगुलर यूज करता हूँ। ये वजन कम करने के लिए, आपकी जनरल वेलबींग के लिए इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब आई डोंट फाइंड एनी पर्टिकुलर रीजन। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं अपना ब्लड प्रेशर कई दफा देख चुका हूँ, अब तक तो 3-4 सालों में बढ़ा हुआ नजर नहीं आया मुझे, तो इसलिए वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, अभी एक बहन ने जैसे क्वेश्चन किया टीथ ग्राइंडिंग का, कि वो दांतों को जैसे करना, और हर वक्त मुझसे तो डॉक्टर साहब मेरी बहन भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो मैं थोड़ा ये शेयर करना चाहूंगी कि उनको डॉक्टर ने ये बताया था कि ये जो है प्रॉब्लम उनका रिलेटेड है उनके डिप्रेशन या एंजाइटी से, और ये कि वो मीनोपॉज के फेज में भी हैं। तो वो जब डॉक्टर के गई तो उन्होंने कहा कि जो खवातीन मीनोपॉज के नियर हैं या उस फेज से गुजर रही हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है दांतों को, क्योंकि उनके सोते में भी आवाज आती थी दांतों की, कि वो फील होता था कि उनके दांत आपस में बहुत ज्यादा रगड़ खा रहे हैं। तो वो डॉक्टर ने कही यार तो डिप्रेशन है या एंजाइटी, लाइक डिप्रेशन इज रिलेटेड टू योर पास्ट एंड एंजाइटी आपके अगले आप एंजाइटी फील करते हैं अपने बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर या अपने कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, और डिप्रेशन होता है कि आप अपने माजी के बारे में सोच के अपने आप को इतना डिप्रेस कर लेते हैं, आपके मूड स्विंग करते हैं। तो दांतों को जो आपस में इस तरह मसलना और वो करना, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। Yeah, that maybe is a good explanation. Jazakallah khair. ये कुछ क्वेश्चन थैंक यू। कि which type sorry, मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
अच्छा, ये भी आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन दैट वन आल्सो. टेल अस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हील पेन. हील पेन, देखिए ये जो दर्द होता है इसके अंदर एड़ी के नीचे, उसको कभी कभी हम लोग वहां पे जो है ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस जगह की. तो उसमें सबसे अहम चीज जो आपने देखनी है कि आपके एक हील पे हो रहा है या दोनों हील्स पे हो रहा है. अगर दोनों हील्स पे हो रहा है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना वेट को देखें कि आपका वेट बहुत ज्यादा तो नहीं है. दूसरे है कि शूज के अंदर जो आप जो भी मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं वो उसको यूज करें सॉफ्ट करने के लिए. और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे कभी कभी आपको कुछ लोकल इंजेक्शन देने पड़ते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन ये कोई किसी सीरियस इलनेस का वो नहीं होता. ये लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, प्लांटर फेशियाइटिस जिसे हम लोग कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता है. एंड इट कैन सेटल डाउन with simple measures, but again come to the same point that weight has to be reduced significantly if you are having any pains and aches in your body. Exercise is a very very good thing. It releases some special things in the body which give you this thing of well-being, impression of well-being in your body. तो वो आप जरूर कोशिश करें कि अगर आप में से अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो आप बिल्कुल यानी लाजमी शुरू कर दें, इसको एक हिस्सा बना लें. जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त, तो आप ये कह लें कि मुझे एक दफा एक्सरसाइज जरूर करनी है, चाहे वो 20 मिनट की हो 25 मिनट की हो. अब तो इंटरनेट पे इतनी सारी एक्सरसाइजेज आ गई हैं कि आप 7 मिनट 10 मिनट्स के अंदर देखकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो अपनी मतलब मैं अगर मुझसे आप पूछें अगर एक लाइन के अंदर की जिंदगी में सेहतमंद जिंदगी का क्या राज है, तो मैं समझता हूँ कि आप आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लें बस. आप बाकी चीजों को जो भी करना है करते रहें. इससे आपको ज़हनी आसूदगी भी मिलेगी, आपको जिस्मानी मोटिवेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे. इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर हो तो आइए. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी अपने हस्बैंड के हवाले से कि एज 51 इयर्स है और उनको ऑलमोस्ट 6 इयर्स बैक ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसके बाद फिर हाई ब्लड प्रेशर के तो पेशेंट हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं. उसके बाद फिर उनकी लेग में क्लॉट हो गया था, उसके लिए फिर उनको इंजेक्शंस लगे थे स्किन में जो लगते हैं और फिर जो है वो मेडिसिन रेगुलर चलती रहीं और अभी 2 मंथ्स बैक उनको हार्ट अटैक हुआ है जिसके बाद उनको 2 स्टेंट डले हैं. तो और तकरीबन जो है ना 15 इयर्स बैक हेपेटाइटिस की वैक्सीन वो इंजेक्शंस भी लगे थे, हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हुआ था उनका. तो अभी ये कि इतनी ब्लड थिनर्स लेने के बावजूद दरमियान में क्लॉटिंग भी हो गई, पहले ब्रेन हेमरेज हुआ और अब हार्ट अटैक की भी रीज़न यही थी. तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या प्रिकॉशंस और ले सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम किसी उससे बचा जा सके और कौन से टेस्ट हैं जो मैं इनके रेगुलर बेसिस पे करवाती रहूं. देखें इनको एक तो चीज ये है कि जो दवाइयाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप जरूर चेक करें कि वो दवाइयाँ जो है वो मुस्तकिल ले रहे हैं या किसी वजह से उसमें नागा तो नहीं हो जाता. एक तो ये चीज हो गई. नहीं वो तो मैं खुद रेगुलर देती हूँ. चले अल्हम्दुलिल्लाह. दूसरी चीज ये है कि आप हमारे यहाँ दवाइयों का क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है. जो आप अगर उनको ब्लड क्लॉट्स हुए थे तो वॉरफ्रिन कॉमनली यूज होती है आजकल. तो यहाँ पे इंजेक्शन ही लगे थे. मतलब आजकल तो इंडक्सबैन मतलब दवाइयाँ तो बहुत सारी आ गई. इसके लिए सबसे बेहतर आदमी जो गाइड कर सकता है वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं, जो कि ब्लड के अंदर थिनिंग के अंदर आपको लोकल एनवायरनमेंट में ज्यादा बेहतर बता सकेंगे. लेकिन एक चीज जो मैं ऐड करता चलूं वो ये है कि जब किसी को ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर तो उसको इन्वेस्टिगेट जरा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक रिमोट पॉसिबिलिटी जो है ना जो बहुत कॉमन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा रिमोट है, कि बॉडी में कभी कभी अननोन कैंसर्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट की शक्ल में सामने आते हैं. और हमें मुझे अगर कोई कंसल्टेशन आती है अस्पताल के अंदर कि जिस आदमी को ब्लड क्लॉट हुआ था, तो हम इमीडिएटली हमारी फील्ड के हिसाब से हम उसका प्रोस्टेट कैंसर को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं. हम उसका जो है वो ब्लैडर कैंसर और किडनी कैंसर, यानी मेरी फील्ड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ. प्रोस्टेट कैंसर जो है 61 इयर्स की एज में इट्स नॉट अनकॉमन टू हैव इट. मैं ये नहीं कहना खुदा ना खासा उनको कोई इस तरह की चीज हो,
लेकिन ये चीजें ब्लड क्लॉट के लिए हम पहली चीज जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो ये करते हैं, क्योंकि किसी को ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत के अंदर। जैसे मैंने कहा, औरतों को पॉसिबल है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेती हैं या कोई लंबा सफर करके आया हो, वो भी रिस्क फैक्टर हो तो उसको होता है, वरना मेल के अंदर ब्लड क्लॉट का बनना काफी सीरियस चीज है और उनको थॉरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए विद दैट इम्प्रेशन के ये चीजें हो सकती हैं। और मैं उसके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि अगर वो ओवरवेट है तो अपना वजन कम करें। यहाँ मैं एक चीज आप लोगों को जरूर बताता चला जाऊं, कल बल्कि इस टॉपिक पे हमारे एक चेस्ट फिजिशियन है जो कि टॉक देंगे, और जो बहुत ही निगलेक्टेड चीज है पाकिस्तान में, यहाँ पे भी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ जो आप हैरान भी होंगे। स्लीप एपनिया, शायद आपने नाम भी ना सुना हो या कम लोगों ने सुना होगा। स्लीप एपनिया वो चीज होती है कि रात को जब आदमी सो रहा होता है तो खराटे लेता है, खराटे लेने के बाद उसका सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर वो दोबारा सांस लेना शुरू कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं स्लीप एपनिया। उसकी जो अलामात होती हैं उसमें ये कि आदमी ओबीस होता है, खराटे लेता है, दिन में उसको नींद आती रहती है, प्रॉपरली अलर्ट नहीं होता। और ये इतनी कॉमन है। मेरी वाइफ, शी इज क्वाइट स्मार्ट, शी इज गॉट नॉट ओवरवेट एट ऑल, उनको स्लीप एपनिया है, वो यूज करती हैं ये जो प्रॉपर डिवाइस है उसके लिए रात को सोने के लिए। मेरे 2 साले जो है उनको स्लीप एपनिया है। मेरे बहनोई, उनका अल्लाह ताला मग़फ़िरत के इंतकाल हो गया, उनको स्लीप एपनिया था। मतलब मैं ये जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे सफर करते चले गए हैं, लेकिन हमने उसको डायग्नोज नहीं किया है, हमने सोचा नहीं उसके बारे में। तो ये मैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो इसको सुन रहे हैं या दूसरों को भी जरूर बताएं कि स्लीप एपनिया इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया इन अवर लाइफ नाउ डेज। कि हम लोग दिन में सो रहे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं, हम गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, और हमारा वजन भी ज्यादा है, हमें खराटे भी आते हैं, और हम इसको तवज्जो नहीं देते कि क्या हो रहा है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, इसकी वजह से और बहुत सारे अमराज डेवलप हो जाते हैं। तो जहां तक आपके सवाल का जवाब है, उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है उनका जरूर इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये देखने के लिए कि उनको ये चीजें क्यों हुई हैं। कभी कभी ब्लड के अंदर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग कॉज कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है, और मैं डेफिनेटली हेमेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो उसको बहुत ज्यादा एलोबरेट कर सकूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे लोगों को हम रेफर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट स्पेशलिटी, और वो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं थॉरली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है 12 साल की। वो अक्सर जो है वो कंप्लेन करती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, स्पेशली रात को सोने के टाइम पे ना उसको कहती है कि खींच के मुझे सांस लेना पड़ता है। तो ये समझ नहीं आ रही है एलर्जी इशू है या आयरन की कमी का मसला है, क्योंकि उसको डस्ट एलर्जी भी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये बड़ा बड़ा नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम है उसको। मतलब जनरली आई होप दैट शी इज नॉट ओवरवेट, शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप सही पूछे तो यानी ये जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो, मतलब क्योंकि मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं देखता, मेरी जो सारी फील्ड है वो बच्चों को सिर्फ हम ऑपरेशन करते हैं जब वो टॉर्जन के साथ आते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया था। मेरा जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ है वो सिर्फ उस लेवल तक है कि जब वो खुदा खासा उनके टेस्टिस में बल पड़ जाता है तो हम उसको ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा हमारा बच्चों से इंटरेक्शन समझे ना होने के बराबर है, क्योंकि मैं एडल्ट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आपकी बच्ची का जो है, मैं उसके बारे में गाइड नहीं कर सकता। जी जी, ये मिसेस शाजिया तारिक कुछ अच्छा ठीक है। तो हाँ, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप जो है वो इसको किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करें, वो ज्यादा बेहतर इसको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि मैं इसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे खुद भी स्लीप एपनी है, मुझे रात में सोने में बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, लेकिन ओवरवेट भी नहीं हूँ मैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? आप जरूर करें, यही मैंने आपसे जिक्र किया ना कि आप अपने आप को यानी अगर आपको महसूस होता है कि आपका यानी खराटे आना एक चीज है। मैंने अपने आप का स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाया है, मेरी वाइफ का हुआ था, उनका पॉजिटिव आया, तो उनको उन्होंने जो है वो मशीन दी है जिससे वो यूज करती है, सीपैप मशीन है। तो अगर आपको महसूस होता है या किसी को भी महसूस होता है कि उसको ये चीज है, तो उसको एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यकीनन मौजूद है, हर जगह पे होगी जरूर, स्लीप एपनिया की एक लैब होती है जिसमें आपको रात को उस कमरे में सुलाया जाता है और आपको साथ कुछ गैजेट्स लगा दिए जाते हैं,
और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है पूरी रात। आप जैसे अपने घर में सो रहे हैं मिसाल के तौर पे, उस तरह घर में भी आपके फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं जो कंपनीज हैं। तो वो आपको बस सब मॉनिटर करते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, और वो फिर आपको सुबह यानी 3-4 दिन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो आपको दे देते हैं। तो ये अगर किसी को जैसे मैंने कॉमन अलामात बताई कि खराटों का आना, और अगर उसके साथ कोई सो रहा है आदमी और वो महसूस करता है कि ये जब खराटे आते हैं उसके बाद अचानक रुक जाता है सांस, खराटे रुक जाते हैं फिर दोबारा शुरू होते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत है। वजन का ज्यादा होना दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये कि उसको ब्लड प्रेशर हुआ है और वो उसको समझ नहीं आ रहा कि वजह क्या हो सकती है। दिन में वो सो रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बता दूं, मेरे ख्याल से हमने काफी टाइम ले लिया है। मैं जब बहरैन में काम कर रहा था तो एक मरीज मेरे क्लिनिक पे आया और वो बाहर बैठा हुआ था, बाहर वेट कर रहा था। जब वो मुझे देखने से पहले मैं किसी वजह से क्लिनिक से उठ के बाहर गया था, तो जब वो मरीज मुझे देखने के लिए आया तो मैंने उसको कहा कि तुम बाहर बैठे हुए ऊँग रहे थे, मुझे लगता है कि तुम जो है वो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है। वजन भी उसका ज्यादा था, सब कुछ जो होती थी स्लीप एपनिया में चीजें सब कुछ थी। मैंने उसको रेफर कर दिया अपने रेस्पिरेटरी फिजिशियन, जो सांस के फिजिशियन होते हैं। इन्वेस्टिगेट हो गया, वो ट्रीटमेंट हो गया। हमारी तरफ से तो उसने दोबारा मुझे देखने नहीं आया, उसका जो प्रॉब्लम था वो एक ही कंसल्टेशन में हल हो गया। मैं जब बहरैन गया वापस इंग्लैंड से छुट्टियां गुजार कर, तो मुझे एक टैक्सी वहाँ खड़ी हुई मिली, मैंने उसमें बैठ के अपने हॉस्पिटल आना था जहाँ मैं ठहरा हुआ था। तो उसने मुझे लिफ्ट दे दी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब ने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचान सका, रात के 2 बजे थे, वैसे भी आदमी नींद में होता है। उसने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे जो है वो रेफर किया था, मुझे नींद आती थी, ये वो था, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने कहा मैं आपसे टैक्सी के पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा ये तो तुम्हारा हक बनता, ले लो। कि बहरहाल उसने नहीं लिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक चीज बहुत कॉमन है, यू हैव टू वॉच फॉर इट, कि कोई लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे जो कि आपको नजर नहीं आ रहे, आपने उस पर गौर नहीं किया होगा कि ये लोग जैसे घूमते रहते हैं, मीटिंग में सो जाते हैं, दे आर नॉट लुकिंग वेरी फ्रेश, दे कुड बी हैविंग अ स्लीप एपनिया, दे शुड लुक इनटू दैट। तो यानी आई एम क्वाइट हैप्पी अगर फ्यूचर में भी आपको चाहें कि टॉपिक्स डिस्कस करना, क्योंकि ये तो एक जनरल टॉपिक था मैंने डिस्कस किया, लेकिन अगर जब भी आप मिस मैमूना मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं, मिस सादिया तारिक साहिबा जो है वो मुझे यानी कांटेक्ट कर सकती हैं। कोई खास टॉपिक अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड होगा तो मुझे और खुशी होगी, क्योंकि वो मैं उसको और अच्छी तरह एलोबरेट कर सकता हूँ। जैसे बार बार इन्फेक्शन का हो जाना पेशाब के अंदर, या पथरी की शिकायत होना पेशाब के अंदर, या क्योंकि ज़्यादातर आपका ये फीमेल स्कूल है तो ये 2 चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई और बड़े फोरम में हो तो मर्दों के लिए प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उनकी पेशाब की तकालीफ, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको अगर क्लोज करना चाहें तो बिल्कुल आप करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम निकाला। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपसे मशवरे लेते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।